हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। तो इस सीरीज में चौथा सैंपल पेपर आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं मैं, सोशल साइंस का 10th बोर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे हमको डिफरेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हमेशा एक प्रैक्टिस का क्या होता है, बहुत अहम हिस्सा होता है कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले नहीं, बेसिकली मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतने ही ज्यादा आंसर्स आपके जो है बैक ऑफ द माइंड यहाँ पे सेट हो जाते हैं, और जैसे ही आप उन आंसर्स को या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं ऑटोमेटिकली आपका हाथ चलना चालू हो जाता है। एग्जाम में हमेशा याद रखना कि दिमाग नहीं चलना चाहिए, आपका हाथ चलना चाहिए। जैसे जैसे चीजें आती जाती आप उसको सॉल्व करते रहो करते रहो करते रहो। तो इसलिए सबसे बेस्ट चीज है कि आप जितने मल्टीपल क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतनी ही चीजें आपके बैक ऑफ द माइंड में बैठती जाएंगी, और आपको दिमाग को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। सीधे सीधे आपका जो हाथ है वही आपकी चीजें जो है सब सॉल्व कर देगा, सब आसान कर देगा। तो इस क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स ने लॉन्च कर दी है हमारी ई बुक्स। जी हाँ, और फिजिकल बुक्स भी हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक जो दी गई है उस पर क्लिक कर सकते हैं और वहां से आप ये बुक्स जो है परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपके अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल मटेरियल या आपके रीडिंग मटेरियल के अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए गए हैं आप ही की मदद के लिए, आपके ये इसी प्रैक्टिस को और बेटर करने के लिए, बढ़ाने के लिए। चलिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं पेपर के। सीधी सी कहानी है, बहुत जरूरी है इंस्ट्रक्शंस पढ़ना, उस हिसाब से ही हम क्या कर सकते हैं, आंसर्स को और क्वेश्चन पेपर को डीपली एनालाइज कर सकते हैं। 5 सेक्शन में आपका पूरा का पूरा पेपर डिवाइडेड है, ए बी सी डी और ई। चलो देखो, टोटल आपके कितने 37 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्लीज घबराना नहीं, लेंदी पेपर आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सोशल साइंस का पेपर एक मात्र ऐसा पेपर होता है जो कि काफी लेंदी होता है। यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड लिखने से काम बिल्कुल नहीं चलता, यहाँ पे आपको मल्टीपल वर्ड्स या फिर बेसिकली वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ता है। वर्ड लिमिट भी यहाँ पे क्या होती है, कंपेरेटिव टू 9th चेंज हो जाती है। यहाँ पे आपको और एक्स्ट्रा लिखने के लिए बोला जाता है, और जैसे जैसे आप आगे आगे क्लासेस जाते जाएंगे आपकी वर्ड लिमिट ये सेम एक्सटेंड होती जाएगी। ठीक है, चलो सेक्शन ए आ जाता है आपका एमसीक्यू, जो कि है 1 मार्क ईच। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करता हूं, अगर 1 मार्क जो है ना आपके जो डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं टॉपर्स के बीच में और जो सेकंड और थर्ड रैंकर्स के बीच में होते हैं, वो यही मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन ज्यादातर होते हैं। ठीक है, तो प्लीज कोशिश करिएगा, यहाँ पे हमको टारगेट रखना है एटलीस्ट 19 आउट ऑफ 20। 19 आउट ऑफ 20 का टारगेट लेके चलेगा। एक क्वेश्चन हमेशा एक ऐसा फंसेगा जो कि किसी को नहीं बनेगा, तो प्लीज उसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करिएगा कि भाई हाँ आपसे भी नहीं बना तो वो किसी और से भी नहीं बनेगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, बट हाँ ये सेक्शन ऐसा है जहां पे आपको 100% प्रोबेबिलिटी है आपको 100% लाने की। तो आउट ऑफ 20 यस आपके 20 आ सकते हैं, बट हम हमेशा एक क्वेश्चन का एरर लेके चलते हैं। एटलीस्ट 19 आउट ऑफ 20 तो यहां से आपसे एक्सपेक्टेड है। ठीक है, सेक्शन बी की बात करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आते हैं, यहाँ पे 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। याद रखिएगा वर्ड लिमिट इज 40 वर्ड्स, तो 40 वर्ड से ऊपर क्या है आप एक्सीड नहीं करेंगे। 9th की जब हम बात करते थे हम यहाँ पे लिखते थे कितने 20 वर्ड्स लिखते थे, बट अब ये डबल हो गया है कितना, ऑलमोस्ट 40 वर्ड एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे भी आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको टोटल 8 क्वेश्चन है, 21 से लेकर 24 तक के 8 क्वेश्चन, 8 मार्क्स के यहाँ पे टोटल क्वेश्चन है। और इस 8 में भी पूरे के पूरे 8 आ सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे पूरे के पूरे 8 आ सकते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको कीवर्ड्स के साथ साथ हाईलाइट करके साथ साथ फॉर्मेटिंग के साथ साथ आप लिखते रहें। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन सी पे, जो कि है आपके शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप की बात करते हैं तो ये 3 मार्कर ईच होते हैं। वर्ड लिमिट देखिए यहाँ पे 60 वर्ड्स, ऑलमोस्ट डबल है। ठीक है, हम 9th क्लास की बात करते थे 3 मार्कर हम लिखा करते थे, 3 डायमेंशन दिया करते थे और हम उसको 30 वर्ड्स में खत्म करते थे, बट अब हमको यहाँ पे एक्सटेंड करनी है वर्ड लिमिट। डायमेंशन हालांकि 3 ही रहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, बट हाँ वर्ड लिमिट को हमको थोड़ा यहाँ पे एक्सटेंड करना होगा। इवन यहाँ पे भी 100% मार्क्स स्कोरिंग करने की प्रोबेबिलिटी पूरी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 to 33 देखेंगे अगर आप। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का रिकॉर्ड, 120 वर्ड्स लिमिट है। जी हाँ 120 वर्ड्स, ऑलमोस्ट 1.5 पेज ऑलमोस्ट। ठीक है, चलो यहाँ पे सेक्शन ई आता है जो कि आपके केस बेस्ड स्टडी होते हैं। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं प्लीज ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर ये आपके बुक से एक्सट्रैक्ट होते हैं, बट यहाँ पे उस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट से पहले हुई घटनाएं और उस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट के बाद में हुई घटनाओं के बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड कोई कंसेप्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे जनरली हम कितने देखते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो कि 1 मार्क ईच होता है। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन देखेंगे जो कि 1 मार्क जनरली ईच होते हैं। ठीक है, चलिए सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका मैप बेस्ड। ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, अगेन यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा,
कि पूरा का पूरा 5 मार्क्स का रहेगा। 2 पार्ट आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिए जाएंगे और आपको 2 पार्ट जो हैं, तो बाकी का जो दूसरा पार्ट है वो आपको मार्क करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर, हाउएवर इंटरनल चॉइस दी रहती है कई क्वेश्चंस में कि भाई या तो ये अटेम्प्ट कर लीजिए या वो अटेम्प्ट कर लीजिए, बाकी एज अ ओवरऑल पेपर की कोई चॉइस नहीं है। इन एडिशन टू दिस सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन विद ईच सेक्शन एंड क्वेश्चंस व्हेनेवर नेसेसरी, ठीक है। चलो अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको वहां पे बताने जा रहा हूं जो कि आपके ये 5 मार्कर में आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है कि हम जब अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को तो हम मार्किंग स्कीम नहीं देखते, हम सेक्शन के हिसाब से उसको अटेम्प्ट करना चालू कर देते हैं। कई बार क्या होता है, ये जो 5 मार्कर्स के जो क्वेश्चन है सेक्शन डी जो आता है आपका, इसमें आपको मार्किंग स्कीम कभी कभार ऐसे में दिख जाती है 1+4 2+3, ऐसी मार्किंग स्कीम हमेशा आपको दिख जाती है। इसका मतलब ये होता है जो फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन है उसका 1 मार्क है और जो सेकंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन है उसके 4 मार्क है। सिमिलरली 2+3 में भी यही चीज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, आपकी वर्ड लिमिट सेट करके इस आंसर को अटेम्प्ट करना है। तो प्लीज कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, इवन ये चीज जो है शॉर्ट आंसर में भी 1+2 के उसमें आ सकती है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा आता है तो प्लीज एक बार मार्किंग स्कीम जो है क्वेश्चन के जो बिल्कुल राइट ऑफ द फ्रंट में दी फॉन्ट में दी रहती है, तो प्लीज उसको जरूर देखें। कोई ब्रेकअप दिया हो तो उस ब्रेकअप के हिसाब से ही उस आंसर को अटेम्प्ट करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे सेक्शन ए आ जाता है, ठीक है, और आपका 1 मार्क पेपर है, ठीक है। चलिए, व्हाट हेल्प इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ एशिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज, के ऐसी क्या चीज थी जिसने एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज को कॉलोनाइजेशन में हेल्प करी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, ठीक है भाई। इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसीज फॉर द एक्सपेंशन और ट्रेड, गवर्नमेंट इनवाइट टू द मदर कंट्रीज फॉर देयर एक्सपेंशन, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट एंड इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, कैपिटलिस्ट ऑफ दिस रीजन वांटेड टू ट्रेड विद कॉलोनियल पावर्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, आपका आ जाएगा सी। टेक्नोलॉजी जो इन्वेस्टमेंट है और इंप्रूवमेंट है उसने क्या करा, आपके यहाँ पे हेल्प करता है किस चीज को बढ़ाने में। तो ये एज ऑफ कॉलोनाइजेशन या एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले चैप्टर से आ जाता है आपका ये पूरा का पूरा, वो मॉडर्न वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। Which of the following newspaper was started by बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक का कौन सा न्यूज़पेपर था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके 2 न्यूज़पेपर हुआ करते थे, एक था मराठी में और एक था इंग्लिश में, ठीक है। 2 न्यूज़पेपर इनके आया करते थे, ठीक है, मराठी में और एक इंग्लिश में। तो हिंदू, केसरी, शूद्रक या प्रताप, तो आंसर आ जाएगा क्या, केसरी, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका आंसर, केसरी। केसरी जो था वो इनका मराठी पेपर था और मराठा जो था वो इनका इंग्लिश न्यूज़पेपर था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, लुक एट द पिक्चर गिवन, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पेंटर ऑफ दिस पेंटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यहाँ पे आपके सामने पेंटिंग दी जाती है, पिक्चर है, इसको आइडेंटिफाई करना है हमको। ये प्रिंट मीडिया से आपके है, तो यहाँ पे आ जाएगा राजा रवि वर्मा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, राजा रवि वर्मा। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है भैया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लेते हैं। प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, मार्टिन लूथर, मिनोचियो और जॉन गुटेनबर्ग। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये वाला जो ऑप्शन है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, हमको पता है कि ये लेट 18th सेंचुरी में होता है। कब होता है, लेट 18th सेंचुरी में, ठीक है। वही जब हम मार्टिन लूथर की बात करते हैं तो ये 1615 में, सॉरी 1515 या 1615 में होता है, बेसिकली आपकी 16th सेंचुरी, अर्ली 16th सेंचुरी, 1515, ठीक है, अर्ली 16th सेंचुरी में होता है। मेनोचियो की बात करते हैं तो मार्टिन लूथर के बाद मेनोचियो आते हैं और सबसे पहले क्या आ जाता है आपका, जॉन गुटेनबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, 4 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 1, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइडल एनर्जी कैन बी पुट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइडल एनर्जी किसके अंडर में पुट करी जा सकती है, रिप्लेनिशेबल, ए बायोटिक, ह्यूमन मेड, नॉन रिसाइक्लेबल। देखो नॉन रिसाइक्लेबल तो हट गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऊपर के 3 ऑप्शन के बारे में। तो ए बायोटिक रिसोर्सेज में हम इसको बिल्कुल नहीं गिनते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे जब हम बायोटिक और एबायोटिक फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं तो ये वाला तो कैटेगराइजेशन हट ही जाएगा। बात आती है रिप्लेनिशेबल और ह्यूमन मेड की, तो आप हमेशा क्या करेंगे, ह्यूमन मेड पे जाएंगे, है ना। बट ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ठीक है। ह्यूमन मेड तो ऑफकोर्स ही बात है, ये एनर्जी नहीं हो सकती, एनर्जी ह्यूमन नहीं बनाता, ये क्या है, एक रिप्लेनिशेबल एनर्जी है, क्योंकि टाइड्स बार बार आती रहती हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एक रिप्लेनिशेबल एनर्जी सोर्स। Which of the following description of the forest is not correct?
तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या बोलता है, रिजर्वेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या बोलता है, 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट रिजर्वेशन रहेगा, सही बात है। अनक्लास में बात आती है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों इंडिविजुअल के लिए रहता है, तो ठीक है, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के लिए भी है, ठीक है। परमानेंट फॉरेस्ट क्या होता है, रिजर्व्ड एंड अनक्लास फॉरेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर। तो यहाँ पे ये जो है ना अनक्लास्ड, ये वर्ड गलत है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज यहाँ पे गलत है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आपसे क्योंकि पूछा गया है, नॉट करेक्ट पूछा गया है यहां से, है ना, डी आंसर। चलिए मैच द फॉलोइंग, यहाँ मैच द फॉलोइंग की हमेशा ट्रिक रहती है कि पूरे के पूरे 4 बिल्कुल सॉल्व नहीं करें, सिर्फ 2 सॉल्व करें, पहले का और आखिरी का, और ऑफकोर्स सी बात है आपको क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो इंटरनेशनल रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज यहाँ पे क्या आती हैं, ओशियानिक रिसोर्सेज, ठीक है, क्या आती हैं, ओशियानिक रिसोर्सेज। हर एक पर्टिकुलर कंट्री जो होती है, जो कोस्टल कंट्री होती है, उनके पास क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर नॉटिकल माइल्स होते हैं जिनके अंदर उनके पास एक्सक्लूसिव राइट होता है, बट ज़्यादातर ये 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो होता है वो इंटरनेशनल वाटर्स चालू हो जाता है, वहाँ पे रिसोर्सेज जो हैं इक्वली शेयर करी जाती हैं, ज़्यादातर रिसोर्सेज एक्सकवेशन नहीं होता, वहाँ पर आप साइंटिफिक चीज़ें डिस्कवर कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इंटरनेशनल रिसोर्सेज तो आ जाएगा, डी का जाएगा 2, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो और एलिमिनेट करना चालू करो। डी का 2 क्या है, एक हमारे पास ये ऑप्शन है, और डी में 2 एक हमारे पास ये ऑप्शन आया था, तो बी और डी तो कट गया, ठीक है, बी भी कट गया और डी भी कट गया, ठीक है। अब आते हैं ए को सॉल्व करते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा होगा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, रोड कनाल एंड नेशनल, मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल। तो जाहिर सी बात है मिनरल और फॉसिल फ्यूल तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। क्या हो जाएगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है वो रिन्यूएबिलिटी में आ सकती है, ठीक है, तो A1, ठीक है। चलो एक बार बाकी के एक बार और देख लो भाई, नॉन रिन्यूएबल आ जाएंगे क्या आपकी, मिनरल और फॉसिल, नेचुरल रिसोर्सेज आ जाएगी क्या आपकी, रोड कनाल एंड नेशनल रेलवे। आंसर क्या जाएगा आपका ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पावर शेयरिंग, ठीक है, क्या रिगार्डिंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम में कैसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट थी उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए और हमको ये आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटी, जी हाँ, ये हमको कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्म देखने को मिल जाता है। स्टेट गवर्नमेंट टू बी सबॉर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ये कहीं ना कहीं गलत आ रहा है, क्योंकि क्या होता है फेडरलिज्म में ऑफकोर्स इक्वल पावर शेयरिंग होती है। खैर डी भी देख लेते हैं एक बार, कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, तो आंसर क्या जाएगा इसका, सी। Which of the following subjects come under the legislation of center and state? तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे सेंटर स्टेट और यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो कि क्या होता है कॉमन आ जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं कॉमन की, तो वो है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो पूरा का पूरा कॉमन आता है। फॉरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टेट जो है वो डिक्लेयर कर सकता है क्या, एज अ सेंचुरी, ठीक है, बट अल्टीमेटली नेशनल पार्क का या फिर सेंटर भी क्या है सुपरसीड कर सकता है यहाँ पे स्टेट को, ठीक है। ट्रेड की बात करें तो ऑफकोर्स ये पूरा का पूरा फेडरल स्ट्रक्चर में आ जाता है, बैंकिंग भी आपकी फेडरल स्टेट उसमें आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फेमिनिस्ट मूवमेंट, ठीक है। चलो, अ ग्रुप विच फेवर्स गिविंग मोर पावर टू वर्किंग वुमेन एट रूरल एंड अर्बन, सो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ वर्किंग वुमेन आ रहा है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अ मूवमेंट दैट बिलीव्स इन गिविंग एक्सक्लूसिव राइट टू फीमेल इन एरियाज, एक्सक्लूसिव राइट की बात नहीं हो रही, कुछ स्पेशल राइट्स की बात यहाँ पे नहीं होती। रैडिकल मूवमेंट्स रिप्रेजेंटेशन एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, ये बिल्कुल आपका आंसर क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ प्लेसिंग फेमिनिन एंड मैस्कुलिन पॉइंट, ये तो गलती हो गया अपने यहाँ पे, आंसर क्या जाएगा इसका, सी। विच लोकल बॉडी हैज मेयर एज इट्स हेड, ये देखो ये ऐसा एक क्वेश्चन है जहां पे आपके 2 मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। कौन सा, एक तो म्यूनिसिपैलिटी और एक आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये 2 आंसर्स क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं। बट जब ये दोनों ऑप्शन आते हैं तो हम हायर चीज को यहाँ पे क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में डिफरेंस ये होता है कि इनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे एक पर्टिकुलर एरिया को या तो म्यूनिसिपैलिटी डिक्लेयर करा जाएगा या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ज्यादातर पॉपुलेशन बेस पे ही होता है, ठीक है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को क्या बोलते हैं, हम मेयर बोलते हैं। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम पीपल ऑल्सो सीक अदर थिंग्स लाइक, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इनकम और लोग क्या क्या सीख करते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट तो यस, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स तो यस, यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो गए, मतलब ऑल ऑफ दीज खत्म करनी। फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफकोर्स सी बात है, हर कोई करेगा।
कम्युनलिज्म रिफर टू अ डिवीजन बेस्ड ऑन विच आइडिया। कम्युनलिज्म जो है ये किस बेसिस पे डिवीजन को बताता है, तो कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन या लैंग्वेज। तो कम्युनलिज्म की जब हम बात करते हैं तो वो रिलीजन के बेसिस पे क्या हो जाती है, आपकी डिफरेंसेस हो जाते हैं, डिवीजन हो जाते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का एडवांटेज क्या होता है, मेजरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, प्राइस राइज, पर कैपिटा इनकम ऑल्सो राइज, रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअरर, नॉन मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो एडवांटेज की बात करें तो ये तीन तो कहीं से कहीं तक एडवांटेज बिल्कुल नहीं है। एडवांटेज ये है कि डेवलपमेंट, ह्यूमन का डेवलपमेंट या आप कह सकते हो कंट्री का डेवलपमेंट को नापने की, ठीक है, ये क्या है, एक टाइप का इंडिकेटर हो जाता है, फैक्टर हो जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंट्री का डेवलपमेंट एक घटक है, फैक्टर है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन रूट फॉर इन्वेस्टमेंट, याद रखिएगा यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है बाय एमएनसी इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इज टू सेट अप न्यू फैक्ट्रीज। तो ये जाहिर सी बात है कॉमन रूट नहीं है। बाय एग्जिस्टिंग लोकल कंपनीज, जी हाँ, करेक्ट आंसर आपका बी है। फॉर्म पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज, याद रखिएगा ये चीज कब ऑप्शन होगी, जब इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन में इंक्रीज करने के लिए पार्टनरशिप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, आंसर क्या जाएगा इसका, बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेवलप्ड कंट्रीज एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, रिगार्डिंग डेवलप्ड कंट्री के बारे में स्टेटमेंट है, हमको क्या करना है, इनकरेक्ट वन को फॉलोइंग में से निकालना है, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री हैज हायर पर कैपिटा इनकम, ठीक है, मान लिया। डेवलप्ड कंट्री हैज हाई एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि जी हाँ, जब हम डेवलप्ड कंट्री को तभी मानते हैं जब वो क्या होता है कि एचडीआई पे उसका हाई होता है। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो कहीं ना कहीं एक एचडीआई का क्या है, फैक्टर है। डेवलप्ड कंट्री हैज हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगेन एचडीआई का फैक्टर हो जाता है। लो क्वालिटी ऑफ लाइफ पैरामीटर्स, ये गलत हो जाएगा, आंसर क्या जाएगा इसका, बी। There are two statements marked as assertion and reason, ठीक है भैया। राकेश is an educated and skilled worker who earns a high month salary as he is employed in private bank in a city। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑफकोर्स ये बात है, ये असर्शन है तो सही है। बैंक में, प्राइवेट बैंक में काम कर रहा है, हम सबको पता है कि टर्शरी सेक्टर काफी अच्छा डेवलप कर रहा है, तो ऑफकोर्स दिस कैन बी ट्रू। रीजन देख लेते हैं, ऑल सर्विसेज इन इंडिया आर ग्रोइंग एक्सट्रीमली वेल एंड ईच इंडिविजुअल एंगेज इन एनी काइंड ऑफ टर्शरी एक्टिविटी अर्न अ हाई इनकम, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन जो होते हैं ये एलिमिनेट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो अब असर्शन रीजन को सॉल्व करने का तरीका, यहां ऐड कर दो बिकॉज, ठीक है। Rakesh is an educated and skilled worker who earns a high monthly salary as he is employed in a private bank in a city because all services in India are growing extremely well and each individual engaged in any kind of tertiary activities earn a high income। तो ये क्या स्टेटमेंट बिल्कुल मेल खा रहा है, बिल्कुल तरीके से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड लग रहा है, तो आंसर क्या जाएगा इसका, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है भैया, यहाँ पे बिस्किट की बात हो रही है कि बिस्किट कब बनता है, तो सेल ऑफ बिस्किट इन द मार्केट क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा, ठीक है, क्रोनोलॉजी में लास्ट आएगा। सबसे लास्ट में देखो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ठीक है। पहला स्टेप देख लो भैया, पहला स्टेप क्या होता है भाई, बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल क्या है, गेहूं, वीट, ठीक है, तो द प्रोडक्शन ऑफ वीट इन द फील्ड, तो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। There are two statements again assertion reason, ठीक है। No individual और organization is allowed to issue currency notes in India, क्या सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कोई भी प्राइवेट या कोई भी अदर गवर्नमेंट चीज नहीं निकाल सकती, ठीक है। इन इंडिया ओनली आरबीआई इशूज करेंसी, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। आखिरी के दो ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, तो अब एंड में जोड़ दो बिकॉज, और जगह आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो जी हाँ, इंडिया में क्या है, सिर्फ आरबीआई ही है जो कि क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे करेंसी का प्रिंट करने का और इशू करने का काम कर सकती है। आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Mahesh is a small farmer. He has taken a loan of 2 lakh rupees from money lender to meet the expenses of cultivation, ठीक है, कोई बात नहीं। The annual interest rate on the loan is very high, ठीक है, इंटरेस्ट क्या है, वेरी हाई है, ठीक है। So he is unable to repay the loan, and he is caught in a debt,
caught in a debt, ये कीवर्ड देख लो यहाँ पे आ गया. He has to sell a part of the land to pay off the debt. Analyze the loan information given above, considering one of the following correct options. तो यहाँ पे आपको क्या दे दिए, कंसेप्ट दे दिए और ऊपर में दिए गए एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे किस कंसेप्ट की बात हो रही है. तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट, तो हाँ एक कह सकते हैं कि एक टर्म ऑफ क्रेडिट यहाँ पे देखने को मिलती है, इंटरेस्ट रेट वेरी हाई. ठीक है. डेट ट्रैप, तो आपको ऑफकोर्स सी बात है यहाँ पे कॉट इन डेट आ गया. ठीक है, जिसकी वजह से उसको लैंड भी बेचना पड़ गया. नेक्स्ट टाइम पे कल्टीवेशन करेगा तो और लोन लेना पड़ेगा. इंटरेस्ट ऑन अ लोन, तो ये कोई कंसेप्ट नहीं आ जाता. मोड ऑफ रीपेमेंट के तौर पे कोई बात ही नहीं हुई है. ठीक है. तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट और डेट ट्रैप आपके सामने दो ऑप्शन हैं. ज्यादातर इसके आगे का एनालाइज करेंगे. एनालाइज में हम क्या करते हैं, आगे की बात करते हैं. तो ऑफकोर्स सी बात है, आगे भी अगर वो यही चीज करेगा तो एक डेट ट्रैप में फंस जाएगा. आंसर हो जाएगा इसका बी. चलिए सेक्शन नंबर बी. 2 मार्कर क्वेश्चन यहाँ पे आपके आ गए हैं. टोटल आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए. ठीक है. चलो लैंग्वेज, हाँ यहाँ पे वर्ड लिमिट इज 40 वर्ड्स. लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स. एक्सप्लेन. नेशनलिस्ट सेंटिमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन लिया गया है आपके हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से, पोलैंड और रशिया वाला. ठीक है. जो पोलैंड और रशिया वाला जो पार्ट है वहां से आपके ये क्वेश्चन लिया गया है. ठीक है. तो यहाँ पे जो क्या देखते हैं हम, पोलैंड और रशिया से ही इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे. तो लैंग्वेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट्स इन पोलैंड आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन. द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल एंड द रशियन लैंग्वेज वाज मेड कंपलसरी एवरीवेयर. ठीक है. ये हो गया उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन. फिर बाद में मेन बॉडी पे आते हैं. मेनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड began यूजिंग लैंग्वेज as a weapon of national resistance. Polish came to be seen as a symbol of struggle against the Russian dominance. तो ये हो जाता है आपका पूरा का पूरा आंसर. What was the ideology of BJP concerning the state of जम्मू एंड कश्मीर विच इज नाउ अ यूनियन टेरिटरी? क्या थी भाई, इसको इंटीग्रेट करना. कैसे इंटीग्रेट करना, पॉलिटिकली भी इंटीग्रेट करके रखना और साथ साथ कल्चरली भी इसको इंटीग्रेट करके रखना इंडिया के साथ. तो कल्चरल इंटीग्रेशन और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन आपके सामने क्या आ जाएंगे, इसके 2 करेक्ट आंसर आ जाएंगे. यहां पे आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, और थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीग्रेशन. ठीक है. या फिर प्रीवियस स्टेटस ऑफ J&K. ये 2 चीजें डाल के आप क्या कर सकते हो, इस वर्ड लिमिट को और बढ़ा सकते हो. गिव 2 मेथड्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन इन इंडिया. ठीक है. मेथड्स बताने सॉइल इरोजन बचाने के लिए, तो कंटूर प्लाविंग होगी, टेरेस फार्मिंग, विंड ब्रेकिंग, क्रॉप रोटेशन. ये सब चीजें जो है आपको क्लास 8th में भी दी गई है, 10th में भी दी गई है. ठीक है. ये वेरी इजी. ज्यादा वर्ड लिमिट बढ़ानी, एक एक लाइन में इसको एक्सप्लेन करना बिल्कुल मत भूलना. कोई भी 2 उठाना और एक्सप्लेनेशन कितने में, 10 वर्ड्स में, दैट इज 1 लाइन बिल्कुल देना. ठीक है. What do you understand by the term tariff? टैरिफ क्या लगता है, फॉरेन गुड्स पे लगता है. ठीक है. इट्स अ काइंड ऑफ टैक्स. ठीक है. imposed on foreign products. टैक्स इज पेड व्हेन अ फॉरेन नेशन ट्रांसपोर्ट्स द प्रोडक्ट्स टू अदर नेशन. तो मतलब एक्सपोर्ट पे क्या करना पड़ता है, हमको टैरिफ देना पड़ता है. चलिए और वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस मिली है. ठीक है. गिव द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक को एस्टैब्लिश करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? तो जब हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म होता है तो यहाँ पे यूरोप की स्पेशली बहुत खराब हालत हो जाती है, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है, नए नए टाइप के वेपन्स बनते हैं, तो काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता है और डेवलपमेंट को काफ़ी हार्म पड़ता है. यही था ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड बैंक का कि जो है यूरोपियन कंट्रीज और जो बाकी अदर कंट्रीज जो इफेक्ट हुई हैं किससे, आपके वर्ल्ड वॉर 2 से, वहाँ पे डेवलपमेंट कंटिन्यू रखा जा सके, इसलिए वर्ल्ड बैंक का एस्टैब्लिशमेंट करा गया था. तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू इंश्योर द रीडेवलपमेंट ऑफ वॉर टोन यूरोप. द वर्ल्ड बैंक वाज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यूरोप. ठीक है. नेशन टू कैरी आउट डेवलपमेंट एक्टिविटीज. आज की डेट में भी अगर वर्ल्ड बैंक आपको लोन दे रहा है तो वो किसी ना किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ही देगा. जैसे कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश करना हो, कोई डैम बनाना हो, कुछ करना हो, तो उसी पर्पस के लिए क्या कर सकता है, वर्ल्ड बैंक आपको लोन दे सकता है. बाकी और किसी पर्पस के लिए वर्ल्ड बैंक लोन नहीं देगा. मॉनेटरी पॉलिसी आपकी इकोनॉमी डाउन जा रही है, उस केस में IMF आपको, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपको लोन देगा, ना कि वर्ल्ड बैंक. चलिए सेक्शन सी, सेक्शन बदल गया है.
ठीक है, 3 मार्कर क्वेश्चन हमारे सामने आ गए हैं। यहाँ पे 60 वर्ड्स इनकी वर्ड लिमिट है। एग्जामिन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क। ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फिजिकल और इकोनॉमिकल की बात हो रही है। ठीक है, चलो हमारे यहाँ पे जितने भी रीजन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और उनके बारे में एक्सप्लेन करते हुए हमको यहाँ पे लिखना है। तो फिजिकल इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैव इन्फ्लुएंस्ड द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क इन द फॉलोइंग वेज। नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं, प्लेन एरिया है, लेवल है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आसानी से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एस्टैब्लिश हो सकता है। ठीक है, डेंसिटी भी है, यहाँ पे रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज भी हैं, फेवर्ड कर देते हैं डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज को। हाउएवर एक हमको नेगेटिव चीज देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं यहाँ पे, इसीलिए ये क्या है, यहाँ पे ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन करने का यहाँ पे एक ऐसा चैलेंज हमारे सामने काफी देखने को मिल जाता है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ रिवर रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस देयर वाइड रिवर पोज्ड सम ऑब्स्टिकल्स। नेक्स्ट आते हैं पेनिनसुलर रीजन और हिमालयन रीजन। जाहिर सी बात है ये हिली रीजन्स आ जाते हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और आपके नॉर्दर्न में, तो यहाँ पे मुश्किल होती है क्या, एक रेलवे नेटवर्क एस्टैब्लिश करने की। पेनिनसुलर रीजन की बात करते हैं तो ऑफकोर्स सी बात है थोड़ा बहुत ईजी होता है, कंपेरेटिवली ईजी होता है, बट हाँ हिमालयन रीजन तो ऑफकोर्स सी बात है इतने ऊपर ना डेंसिटी है ना इकोनॉमिकल फीसिबिलिटी है, और ऑफकोर्स सी बात है कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। इट इज़ अ हिली टेरेन, द रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स, गैप्स और टनल्स, जिनको हम बोल देते हैं बेसिकली क्या, आपके दर्रे वगैरह। ठीक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइन्स। Himalayan mountain region are not too favorable for the construction of railway line due to high relief, space population and lack of economic opportunities. बात करते हैं डेजर्ट ऑफ राजस्थान की, तो हालांकि ये भी प्लेन है, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन। क्या दिक्कत है, क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट आप जानते हैं, हीट जो होती है कई बार जहाँ ठंड होती है, यहाँ पे डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड जो लैंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। दिन के टाइम पे बहुत हाई टेम्परेचर, रात के टाइम पे काफ़ी लो टेम्परेचर, तो वो मेटल पे काफ़ी इफेक्ट करता है कॉन्ट्रैक्शन और उसके एक्सपेंशन पे। चलिए ठीक, नेक्स्ट आते हैं स्वाम्स ऑफ गुजरात, फॉरेस्ट और ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। यहाँ पे एनवायरमेंटल इशूज़ की वजह से जो पे प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द रेल रोड्स नहीं हो पाता, क्योंकि देखो रेल रोड निकलेगी तो जाहिर सी बात है आजू बाजू के जंगल काटने पड़ेंगे, तो ये काफ़ी एनवायरमेंटल इशूज़ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यहाँ पे आप इसको मल्टीपल तरीके से अटेंड कर सकते हैं, या तो आप एक प्रॉपर क्या बना सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन का आप कॉलम बना सकते हैं, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जैसे भी आप चाहें वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर ट्रांसपेरेंट, लेजिटिमेट एंड अकाउंटेबल। ठीक है, वेयरएज नॉन डेमोक्रेटिक की बात करें तो दे आर सिलेक्टेड एंड फॉर्म्ड ऑन देयर ओन डिस्क्रेशन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है, प्रोवाइड्स डिग्निटी एंड फ्रीडम टू ऑल विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इसका ऑपोजिट नॉन डेमोक्रेटिक में जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व थ्रू नेगोशिएशंस रादर दैन डिस्क्रेशन, मतलब डिबेट, डिस्कशंस, नेगोशिएशंस, यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होते हैं रादर दैन रूलिंग विद एन आयरन फिस्ट। How was the social and political situation of India affected by the First World War? अगेन यहाँ पे हमारे पे क्या है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, सीधा सीधा आपके हिस्ट्री के चैप्टर से पूछा गया है कि क्या सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन थी इंडिया की और कैसे बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 ने उसको अफेक्ट करा है। ठीक है, चलो, तो वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, तो हमको पता ही है। ठीक है, इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफरेंट एक्सपेंडिचर, कंसेशंस साइन हो रहे थे, ज़्यादा क्या हो रहा था, वॉर लोन्स फाइनेंस जो था वो इंडिया से निकाला जा रहा था, विच वॉज फाइनेंस बाय द वॉर लोन, इंक्रीज टैक्स रेट, कस्टम्स ड्यूटी वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। थ्रू द वॉर years prices increased, doubling between 1913 and 18, leading to extreme hardship of the common people। तो यहाँ पे ये कंडीशन आ जाती है किस चीज की, इंडिया की। हाउ वर्ल्ड वॉर 1 अफेक्टेड इंडिया, इवन दो इंडिया ने पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करा था। और क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द इंडियन मर्चेंट्स इंडस्ट्रीज रिलेट देमसेल्व्स टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जब हम पढ़ते हैं तो हमें हर एक पैराग्राफ में हर एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैसे अपने आप को रिलेट करती है सिविल डिसोबीडियंस से वो बताया गया, और यहीं से हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि अबाउट बिजनेसमैन एंड आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो ठीक है, तो मर्चेंट इंडस्ट्री कीन ऑन एक्सपैंडिंग देयर बिजनेस एंड रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज दैट वर रिस्ट्रिक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज। तो यहाँ पे जो गांधीयन 11 पॉइंट आता है, ये वो रिलेटेड चीज है। ठीक है, कि कैसे हर एक पर्टिकुलर सेक्टर को गांधी जी ने अपने ये 11 पॉइंट के सूत्रों में बांध दिया था और एक नेशनल डिमांड क्रिएट करा था। तो वहां पे मर्चेंट्स और इंडस्ट्रीज का क्या बेसिकली रिलेटिंग था, वो अपने आप को कैसे इस 11 पॉइंट से जोड़ पा रहे थे, वो हमको यहाँ पे बताना है। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है फॉरेन गुड्स से कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो
डिस्करेज करना चाहिए। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स फिक्की कब आता है 1927। तो अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी वो लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करते हैं। In what ways multinational corporation MNC differ from other companies, explain with an example। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी देना है हमको और क्या बताना है कि कैसे डिफर करते हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक कंपनीज टेंड टू रिस्ट्रिक्ट देयर ऑपरेशंस टू कंट्री वाइल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस मोर देन 2 कंट्रीज। एग्जाम्पल हमारा इन्फोसिस हो गया, TCS ले लो आप, टाटा वर्क ले लो, कोई भी ले लो, रिलायंस ले लो, बेस्ट एग्जाम्पल। कंपनीज एक्सपैंड ग्लोबली फॉर मेनी रीजंस, मोस्टली टू ऑब्टेन न्यू मार्केट, cheaper resources and reduction in operational cost to all significantly affect the financial management. These benefits also increase the risk faced by multinational corporations, ठीक है। Management, financial management differed from domestic financial management in 6 essential ways. The tertiary sector is different from other sectors, justify। हमको यहाँ पे अगेन 3 डायमेंशन देने कि टर्शरी सेक्टर कैसे डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टर्शरी सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वहीं पे जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की बात होती है तो ये लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको प्रोडक्शन गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी क्या हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी गुड्स प्रोडक्शन हो गया, और बेसिक सर्विसेज कौन दे रहा है, टर्शरी दे रहा है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये हो रहा है कि टर्शरी प्राइमरी सेकेंडरी को ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी। टर्शरी एक्टिविटी की बात करते हैं तो ये असिस्टेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसिटी हो जाता है, क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर टर्शरी सेक्टर हटा दिया जाए तो ग्रोथ और साथ साथ में क्या प्रोडक्शन पे काफी इफेक्ट पड़ जाता है, किसके, प्राइमरी और सेकेंडरी के। चलिए नेक्स्ट आता है सेक्शन आपका, चेंज हो रहा है, D 5 मार्कर क्वेश्चंस है, ठीक है। चलो ठीक है, विद रेफरेंस टू स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड एक्सप्लेन हाउ ब्रिटिश नेशनलिज्म ग्रू एट द कॉस्ट ऑफ अदर कल्चर्स। चलो बहुत अच्छा एग्जांपल है, स्कॉटलैंड आयरलैंड का यहाँ पे बताना है हमको कैसे बेसिकली इन लोगों पे ब्रिटिश नेशनलिस्ट जो होते हैं वो इन पे क्या करते हैं, अपना इनका कल्चर डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल होता है, हेल्पफुल तो क्या सक्सेसफुल होता है वो बताना है। तो पहला आ जाता है एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ठीक है, जो कि अपने आप में इन्फ्लुएंस काफ़ी इस्टेब्लिश करता है स्कॉटलैंड पे, ठीक है। ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी इन पार्लियामेंट, सप्रेस डिस्टेंसिव एक्ट कल्चर ऑफ स्कॉटलैंड, कैथोलिक क्लैंस को यहाँ पे क्या करता है, इनहेबिट करा जाता है, ठीक है। दे वर फोर्सली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। आयरलैंड वाज आल्सो डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, जो कि अपने आप में हाउस डिवाइडेड कैन नॉट स्टैंड इटसेल्फ। विच क्रॉप इज नोन एज द गोल्डन फाइबर, तो हमको सबको पता है जूट है। 2 ज्योग्राफिकल कंडीशन बतानी है, ठीक है, और साथ साथ हमको बताना है 4 यूजेस ऑफ दिस क्रॉप। तो ये 3 पार्ट में आपका क्वेश्चन डिवाइडेड है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम बताएंगे जूट इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर। ज्योग्राफिकल कंडीशन में फर्टाइल सॉइल, फ्लड पेन्स, ठीक है, जो कि सॉइल हर साल रिन्यू हो रही है। तो ये कौन सा जाएगा आपका, बिहार, वेस्ट बंगाल वाला एरिया। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, तो ज्यादातर ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया, ठीक है। चलो यूजेस की बात करते हैं, गिनी बैग्स हो गए, मैट्स हो गई, रोप हो गए, कारपेट हो गया, और अदर आर्टिफैक्ट विच आर गेटन फ्रॉम गोल्डन फाइबर। ये हो जाता है आपका पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट। पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी, एनालाइज अ स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। पॉलिटिकल पार्टी क्यों जरूरी है किसी भी एक पर्टिकुलर डेमोक्रेसी में, ये हमको बताना है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी आर नेसेसरी बिकॉज विदाउट पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट। जाहिर सी बात है, जब मल्टीपल चॉइसेस ही नहीं होंगी तो डेमोक्रेसी किस बात की, ठीक है। इफ वी डू नॉट हैव पॉलिटिकल पार्टी इन सच सिचुएशन, एवरी कैंडिडेट इन इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं और यहाँ पे मेजोरिटी स्टैब्लिश करना मुश्किल हो जाता है। नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर चेंजेस इन द पॉलिसी, कि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी नहीं है, लोगों की अलग अलग होती है, इसलिए गवर्नमेंट मे बी फॉर्म्ड बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन अनसर्टेन, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन देयर लोकेलिटी, ना कि अपने पूरे पर्टिकुलर स्टेट के लिए या पर्टिकुलर पॉलिटिकल यूनिट के लिए। हालांकि देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, 5th वाला, थोड़ा मैं अभी ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर एक पर्टिकुलर लीडर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम टू डेवलप द स्टेट और नेशन। हाउ फार इज इट करेक्ट टू से दैट द मनी इन द पॉकेट, ठीक है, कैन नॉट बाय दिस बेसिक नीड्स टू लिव वेल, हाउ फार इज इट करेक्ट, ठीक है। चलो, तो इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट कंप्लीटली एडिक्वेट इन इंडिकेटर,
ठीक है, मनी कैन नॉट बाय यू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, यहाँ पे गुड हेल्थ की बात हो रही है, आर्टिकल 21 से आप रिलेट कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में कई चीजें हैं। मनी कैन ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोजेक्ट यू ऑन देयर इन्फेक्शियस डिजीजेस, देयरफॉर द होल कम्युनिटी नीड टू टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स, दैट इज collective security for the whole society, public facilities such as schools, public distribution system in some states, all this can be done collectively and not individually। तो individually आप क्या कर सकते हो, खुद का डेवलपमेंट कर सकते हो, बट एज अ कम्युनिटी डेवलपमेंट मुश्किल हो जाता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, रीड द फॉलोइंग सोर्सेज गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, विल थॉर्न इज वन ऑफ दोज हु वेंट इन सर्च ऑफ सीजनल वर्क, loading bricks and doing odd jobs. He describes how job seekers walked to London in search of work. I had always wanted to go to London, and my desire was stimulated by letters from an old workmate who was now working at the old Kent Road gas works. I finally decided to go in November 1881. With two friends, I started out to walk to the journey, filled with the hope that we would be able to obtain employment. When we get there, with the kind assistance of my friend, we had little money when we started, not enough to pay for our food and lodgings each night until we arrived in London. Some days we walked as much as 20 miles and other days less. Our money was gone at the end of the third day. For 2 nights we slept out, once under a haystack and once in old farm shed. On arrival in London, we tried to find my friend, but we were unsuccessful. Our money was gone, so there was nothing for us to do but to walk around until late at night. And then, tired of to find some place to sleep, we found an old building and slept in that night. The next Sunday, late in afternoon, we got to the old Kent gas workers and applied to work. To my great surprise, the man we had been looking for was working at that time. We spoke to the foreman and I was given a job. Quoted in Raphael Samuel's Comers and Goers by H. D. Doyes। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे इमेजेस हैं। ठीक है, एनालाइज द मेजर फैक्टर विच लेड लंडन टू बिकम एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर जॉब सीकर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, क्या क्या चीज़ें ऐसी होती है जो लंडन पे जॉब सीकर्स को अट्रैक्ट करती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने आप में एक चीज़ हो जाएगी, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज हो जाएगी यहाँ पे, पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस इन लंडन इवन यूरोप ट्रैवल टू लंडन इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। बाकी लोग जो माइग्रेशन है वो भी कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव फैक्टर हो जाता है। Analyze the reason for the appointment of Will Thorne by the old Kent gas works। तो यहाँ पे उसका friend already काम करता है, that is the reason that they get job। तो gas worker was seasonal industry and they were in need of low wage workers who can do manual work and do not make demands of high wages and can be removed once the season work gets over। Examine प्रेफरेंस ऑफ हैंड लेबर ओवर मशीन्स बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन ब्रिटेन। विक्टोरियन ब्रिटेन में क्यों हैंड लेबर को ज़्यादा प्रेफर करा जाता था ये बताना है। ठीक है, विक्टोरियन ब्रिटेन मतलब थोड़ा सा प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बीच का एरिया। ठीक है, सम ऑफ द रीजंस का, मशीन नीडेड ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसलिए हम लोग क्या हैंड लेबर प्रेफर कर रहे थे। कॉस्टली थी, इनइफेक्टिव थी, डिफिकल्ट टू रिपेयर, लेबर वॉज अवेलेबल एट लो वेजेस, सीजनल इंडस्ट्रीज, ओनली सीजनल लेबर वर रिक्वायर्ड। चलिए नेक्स्ट आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट। ये आपके ज्योग्राफी से निकाला है। was an NGO that mobilized tribal people, farmers, environmentalists and human rights activists against the सरदार सरोवर डैम being built across नर्मदा रिवर इन गुजरात। तो सरदार सरोवर के अगेंस्ट में क्या होता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन चालू होता है। सरदार सरोवर डैम में ही आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है। It originally focused on environmental issues related to the trees that would be submerged. Recently it has refocused the aim of enable poor citizens, especially the outset, to get full rehabilitation facilities from the government. People felt that their suffering would not be in vain, accepted the trauma of the displacement, believing in the promise of irrigated fields and plentiful harvest. So often the survivors of the Rihan told us that they get accepted in suffering as sacrifice for the sake of their nation। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ कहाँ से लिया गया, आपके ये डैम्स के नेगेटिव इफेक्ट से पूरा लिया गया। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे दी हुई है। चलो, but now after 30 bit years of being adrift, the livelihood has been made more precarious that they are asking, we are not the only ones chosen to make sacrifice for the nation। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। With what objective सरदार सरोवर was dam was built? Development of nation, of course सी बात है। To secure power, irrigation, drinking water and other relevant points। Analyze the reason for the protest of tribal people, displacement, ठीक है, demand for rehabilitation, harm of the harvest, loss of livelihood। हाईलाइट द इश्यूज विच द सेव नर्मदा बचाओ मूवमेंट वर्कड ऑन। तो ये एनवायरमेंटल के पे काम आती है, डिस्प्लेसमेंट, ट्राइबल पीपल के लाइवलीहुड, कई चीज़ों पे प्रोवाइड ट्राइबल विद द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, रिहैबिलिटेशन, एनवायरमेंटल इश्यूज, अ ह्यूज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। चलो नेक्स्ट आता है
Power sharing agreements can also be seen in the world. Political parties, pressure groups, and movement control of the influence those in power. In a democracy, the citizen must have the freedom choose among various contenders of the power. In contemporary democracies, this takes a form of competition among different parties. Such competition ensures that the power does not remain in one hand. In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. Sometimes this kind of power sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest election. If their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. In a democracy, we find interest groups that such as of traders, businessmen, industrialists, farmers, and industrial workers. They also will have share in the government power either through participation or by bringing influence on the decision making process. चलो ठीक है, पहला power sharing is essential component of the democracy. Give one example to prove the statement. ठीक है, तो it helps in reducing the possibility of conflict. ठीक है, power sharing a good way ensure the stability of the political order. ये दो example आपके सामने आते हैं किस चीज के, आपके power sharing के. How is alliance building? एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग. तो यहाँ पे दो पार्टी जब आती हैं अलग अलग आइडियोलॉजीज के साथ में मिलकर एक फ्रंट क्रिएट करती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वहां पे हमको ये पता चलता है कि अलायंस जो है वो एक पावर शेयरिंग, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है दोनों पार्टीज के बीच में पावर शेयरिंग बराबर होती है. When two or more parties form an alliance to contest to form is called a sharing of power. Alliance would create regional and national parties, which again of example of power sharing. Political ideas can be shared. How do political parties, pressure groups and movement help in controlling the influence those who are in power? तो कैसे करती है? Freedom of choice entails competition and among the different parties. Such competition ensure the power does not remain in one hand. ठीक है, political parties represent different ideologies and social groups. ऐसे क्या कर रहे हैं ये लोग? कंट्रोल कर पा रहे हैं प्रेशर ग्रुप जो है किसके? गवर्नमेंट को. चलो लास्ट आपका आता है मैप वाला. Two places A and B have been marked on the given outline map of India. Identify them and write the correct names. ठीक है, चलो तो जो आपका A पॉइंट है वो यहां है और B पॉइंट जो है वो यहां है. ठीक है, मैं इस चीज को अभी हटा नहीं रहा हूं. ठीक है, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं. इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इन प्लेस इन 1920. सॉरी, ये यहां है, ये B है. ठीक है, तो 1920 में क्या होता है आपका? नॉन कोऑपरेशन. राइट, 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है. तो 1920 का कौन सा सेशन? कांग्रेस का सेशन कहां होता है? तो वो जहां भी होता है वो यहां बताया गया. तो सबसे पहले स्टेट ऑफ क्या है? ये महाराष्ट्र. हमको पता है महाराष्ट्र में दो इंपॉर्टेंट सिटीज आती हैं रिगार्डिंग टू अपना कांग्रेस. एक है बॉम्बे जो कि आपकी कोस्ट पे आ जाती है और एक आ जाती है नागपुर. नागपुर जो है वो एमपी के नीचे साइड पे आता है. तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा आपका? नागपुर. ये क्या आ जाएगा आपका? नागपुर. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक सॉल्ट लॉ. सॉल्ट लॉ कहां टूटता है? तो दांडी में टूटता है. तो बी क्या हो जाएगी? दांडी. ये क्या आ गया आपका? नागपुर. और बी क्या हो गया आपका? दांडी. ठीक है, तो ये ए हटा रहा हूं और बी भी हटा रहा हूं. चलो नेक्स्ट वाला बी वाला देखते हैं. ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल ओनली 3 ऑफ द फॉलोइंग विद सुटेबल सिंबल्स. ठीक है भैया, कोई बात नहीं, सुटेबल सिंबल्स के साथ में हमको कोई भी 3 बताने हैं. ठीक है, पर खैर अपन चारों ही देखेंगे. चलो आपका पहला आ गया हीराकुड डैम. हीराकुड डैम की बात करते हैं तो वो आपका आता है कहां पे? उड़ीसा में. ठीक है, तो हम ये स्टार बना देते हैं किसके? हीराकुड के लिए. ठीक है, हीराकुड आ जाएगा आपका कहां पे? आपके उड़ीसा वाले एरिया में. थोड़ा सा उड़ीसा के अंदर कहां से? छत्तीसगढ़ बॉर्डर से रिलेटेड, महानदी रिवर. तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन की जब हम बात करते हैं, तारापुर आता है आपके महाराष्ट्र में. तारापुर आ जाएगा आपका महाराष्ट्र में. सर्कल क्या हो गया? तारापुर. ये हो गया उड़ीसा, ये आ गया महाराष्ट्र. ठीक है, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क. नोएडा कहाँ आता है? तो आपके यूपी में आता है. ठीक है, ये दिल्ली है, दिल्ली से रिलेटेड यहाँ पे आपका यूपी. इसको स्क्वायर कर दो. नोएडा उत्तर प्रदेश. ठीक है, नोएडा हरियाणा में नहीं आता, यूपी में आता है, याद रखिएगा. हरियाणा में गुरुग्राम आता है.
चलिए, नोएडा क्या बेसिकली आपका क्या है, ये एक एनसीआर रीजन की सिटी है। कोची पोर्ट आती है आपकी कहाँ पे, केरला में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लाइन बना दो और वो क्या हो जाएगा, कोची। ये आ गया आपके क्या, पूरे के पूरे मैप। तो हमेशा 2 पार्ट में मैप आएगा, एक तो ऑलरेडी पॉइंट आपको दिए हुए रहेंगे, यहाँ पे नहीं थे मैंने बना दिए, ठीक है। और दूसरा सेकंड पार्ट आएगा क्या, आपका आइडेंटिफिकेशन का, यहाँ पे आपको चीजें दी रहेगी और आप क्या करना है, आपको बनाना है। याद रखिए यहाँ पे टफ जो कर सकते हैं ना चीजें, इन तीनों को मैं टफ कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो हीराकुड डैम को मैं कह सकता हूँ रिवर के नाम से बता सकता हूँ, है ना, या तो रिवर स्टेट या रिवर, ठीक है। कौन से इन विच स्टेट हीराकुड डैम इज, या फिर ऑन महानदी रिवर इन द स्टेट ऑफ ओडिशा विच डैम इज क्रिएटेड। तारापुर के साथ में रिलेटेड में चाहे कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इनपुट कर सकता हूँ। नोएडा के लिए मैं उसका नोएडा का फुल फॉर्म देख लूंगा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। कोची पोर्ट ऑफकोर्स सी बात है, कोई ना कोई चीजें आ जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे टफ करे जा सकते हैं इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को। तो ये था आपके सामने एक सैम्पल पेपर नंबर 4 सोशल साइंस का। याद रखिएगा मेन पॉइंट्स जो हैं यहाँ मैंने आपको प्रेजेंट करे हैं, इसको प्रॉपर तरीके से आंसर फॉर्मेट करके इसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ऐड करके आप वर्ड लिमिट अचीव कर सकते हैं। मेन बॉडी पॉइंट्स जो थे ये आपके सामने प्रेजेंट हमने कर दिए। तो इसी तरीके की और भी सिमिलर चीज़ों के लिए, कोर्सेज के लिए आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो कि आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के एक्सक्लूसिव कोर्सेज। यहाँ पे आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म से वीडियो देखने को अवेलेबल हो, जैसे कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट हो गई magnetbrains.com, या हमारा ऐप हो गया मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहाँ पे आपको कोई भी फीस या कोई भी सब्सक्रिप्शन कोड नहीं देना होता, कोई भी कूपन कोड नहीं लगता। 100% फ्री डेडिकेटेड एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स क्वालिटी के साथ आपके लिए लेकर आता है। अगेन जस्ट अ रिमाइंडर, हमारी बुक्स लॉन्च हो चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई वहाँ से आप हमारी जो बुक्स हैं वो परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे और साथ साथ में रीडिंग मटेरियल भी आपको अवेलेबल होगा। हमारे चैनल को, फैमिली को और आगे बढ़ाना है और आगे लेके चलना है, 8 मिलियन के पार 10 मिलियन तक क्रॉस करना है हमको, कुछ नहीं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। अगर कुछ नया सीखा हो इसमें तो प्लीज़ डू शेयर इट एंड गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। टिल देन कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स, और हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए आप आ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम एंड ट्विटर। कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।